जब शिक्षक दिवस की बात आती है तो स्पष्ट रूप से एक परिदृश्य बनता है और उसमें पूरी शिक्षा व्यवस्था हमारी आती है। अभी चर्चा हुई, एक ज़माने में शिक्षा व्यवस्था होती थी, वो गुरुकुल व्यवस्था थी, जिसमें गुरु होता था और शिष्य होता था। गुरु एकल भाष्य करता था और शिष्य उसका अनुसरण करता था, उसका पालन करता था। और उसमें फिर चर्चा आई द्रोणाचार्य की और एकलव्य की। उस समय हम कहेंगे कि द्रोणाचार्य शायद पहले ऐसे टीचर थे जो आज का जो ट्यूशन व्यवस्था है, ट्यूशन व्यवस्था के शायद सबसे प्रामाणिक उदाहरण हमारे द्रोणाचार्य जी हुआ करते थे। खैर, उस समय भी एक आदर्श व्यवस्था थी गुरुकुल में भी, लेकिन गुरुकुल व्यवस्था में सबको पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, जिसका ये बार बार जिक्र आता है कि अगर कोई दूर से भी अगर पढ़ लेता था, अगर सीख लेता था, तो उसका अंगूठा काट लिया जाता था, उसको दंडित किया जाता था। अगर उसके कानों में शब्द पड़ जाते थे उस पढ़ाई के, तो उसके कानों में ये रांगा पिघला करके डाल दिया जाता था। और वो समय की शिक्षा व्यवस्था थी। लेकिन ये शिक्षक दिवस जिसके नाम पर रखा गया, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो कहीं ना कहीं से वो शिक्षक व्यवस्था को गुरुकुल, इसमें वो शिक्षक आता है जो वैज्ञानिक शिक्षा देता है, जो समाज की रूढ़ियां हैं, जो ये विसंगतियां हैं, उसको दूर करने की बात करता है। और उसके लिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन चुना गया। 5 सितंबर को पैदा हुए थे। 5 सितंबर को बहुत सारे शिक्षक पैदा हुए थे देश में, बहुत सारे लोग पैदा हुए और उसमें बहुत सारे शिक्षक भी पैदा हुए। हम लोगों को याद आता है, हम लोग 2 ही शिक्षकों को ज्यादातर याद रहता है, या तो बिल्कुल प्रारंभिक शिक्षक, प्राइमरी का शिक्षक याद रहता है, या फिर जो सर्वोच्च शिक्षा में हम लोग जाते हैं, अपना मास्टर डिग्री करते हैं और खास करके पीएचडी करते हैं, तो उसमें जो हमारा सुपरवाइजर होता है, तो उसी को हम जो है परमानेंटली अपना शिक्षक मानते हैं और हम उसको आदर्श मानने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ही जन्म दिवस को क्यों शिक्षक दिवस माना गया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन मूलतः दार्शनिक थे, दर्शन शास्त्र के अध्येता थे, दर्शन शास्त्र के आचार्य थे। एकमात्र ऐसे हमारे अंदाज से है, या हो सकता है कि और भी लोग हों, जो ये बनारस में भी दर्शन शास्त्र के आचार्य थे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी दर्शन शास्त्र के आचार्य थे। ये ऐसे शिक्षक थे जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी कुलपति थे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी कुलपति थे। और दर्शन की वह शाखा जो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन दोनों को एक साथ एकाकार करने की क्षमता अगर किसी में थी, तो वो हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। जो दूरियां थी, जो खाइयां थी, वो उनको एकाकार करके, और भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन का मतलब ये हुआ कि ये परंपरागत शिक्षा और वैज्ञानिक शिक्षा, इन दोनों का एकाकार एक रूप बना करके प्रस्तुत करने की ओर उसको बढ़ा गया। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये इमरजेंसी व्यवस्था में आए थे। महामना मदन मोहन मालवीय ने यहाँ कुलपति हुआ करते थे। हमें फक्र है कि हम उस विश्वविद्यालय के वो विद्यार्थी रहे हैं और वहाँ के ये पर्यावरण में पलने का हमको मौका मिला है। ये जब महामना मदन मोहन मालवीय अस्वस्थ हो गए, तो उसके पहले 1936 में इन्हें मानद डिग्री देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उस समय मालवीय जी ने इनको देखा, परखा, और जब अस्वस्थ हुए तो इनकी दृष्टि गई सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ऊपर कि हमारे यहाँ का वैकल्पिक व्यवस्था, वैकल्पिक कुलपति कौन हो सकता है, हमारा स्थानापन्न कुलपति कौन हो सकता है। और उस समय इनकी मजबूरी थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी कुलपति थे। तो इनसे तय हुआ कि सप्ताह में 2 दिन ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय को दिया करेंगे। और ये ट्रेन से कलकत्ता से आते थे और यहाँ शनिवार रविवार 2 दिन यहाँ का कार्यभार देखते थे और फिर उसके बाद वापस चले जाते थे। और उसका 1 रुपए शुल्क लिया करते थे, 1 रुपए प्रति। आज की तारीख में जबकि हमारे तमाम शीर्षस्थ लोग अभी चीजें खुल के आई हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की सहयोगी लोग भी 3-3 जगह से तनख्वाह लेते हैं, 3-3 जगह से तनख्वाह लिया करते हैं। ऐसी हालत में ये आदर्श थे हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कुलपति होने के बावजूद वो एक शिक्षक की भूमिका में हमेशा रहा करते थे। जो उनका विषय था, दर्शन विषय था, दर्शन के अध्येता थे, दर्शन पढ़ाते थे। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उन 2 दिनों में भी
एक उनका महत्वपूर्ण लेक्चर होता था गीता पर, वो प्रवचन करते थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक पूरा एक हॉल बना हुआ था, उसमें बैठा करके बुलाते थे और उनके गीता का पाठ सुनने के लिए आयुर्वेद के लड़के, मेडिकल के बच्चे, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे, या यूं कहें कि पूरे विश्वविद्यालय का जो क्रीम हुआ करता था, वो लोग, चाहे वो वैज्ञानिक परंपरा के हों और चाहे ये परंपरागत परंपरा के हो, सब लोग वहां जाकर के उनकी गीता का भाष्य सुना करते थे। और आज की तारीख में भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो गीता का भाष्य दिया है, वो अपने आप में अनूठा भाष्य है, अनुकरणीय भाष्य है। और वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिन्होंने विद्यार्थियों के हितों के लिए ब्रिटिश सेना को रोक दिया। उनका कहना था कि तुम काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर हमारा है, ये हमारे बच्चे हैं, इनको अगर ये कोई गलती करते हैं तो उनको दंड देने का काम हम करेंगे। और ब्रिटिश हुकूमत के सैनिकों को आप समझिए, जबकि 1948 का दौर क्या रहा होगा, उस समय उनको कैंपस के अंदर आने से इन्होंने रोक दिया, जबरदस्ती रोक दिया कि नहीं आ सकते हमारे कैंपस के अंदर। तो ऐसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और यही कारण था कि उनकी यह मेधा देश के भी काम आई। वो हमारे उपराष्ट्रपति बने, हमारे राष्ट्रपति बने। और ऐसी हालत में हम याद करते हैं अपने उन या जितने भी लोग हों, मानस पटल में ऐसा नहीं है, आज की तारीख में भी जो ये तमाम कोचिंग व्यवस्था होने के बावजूद भी हमारे बीच ऐसे शिक्षक हैं। और शिक्षक मतलब केवल यही नहीं होता है कि हमको क्लास में कोई पढ़ाया हो। शिक्षक, सबसे बड़ा शिक्षक तो हमारी माँ है, सबसे बड़ा शिक्षक तो हमारे पिता हो सकते हैं, और हमारे तो सबसे बड़े शिक्षक हमारे पितामह थे, हमारे बाबा जी थे, अध्यापक थे, और एक आदर्श अध्यापक थे। और आज की तारीख में भी उनके बच्चे उनको याद करते हैं। हमको खुद याद है कि रात में भी इनके यहाँ बच्चे आकर के लालटेन लेकर के आते थे और इनके यहाँ बैठ करके अपना पाठ करते थे, एक पैसा उसका लेते नहीं थे। अच्छा, आज की तारीख में तो घंटा के हिसाब से, मिनट के हिसाब से उसका चार्ज हुआ करता है, उसका चार्ज हुआ करता था। हमारे बाबा का भी आज ही के दिन जन्म हुआ था, 1905 में 5 सितंबर को। हम उनको भी ये नमन करते हैं और उनको याद करते हैं। और ऐसी हालत में आज जो हमारी शिक्षा की दशा है, शिक्षकों की दशा है, शिक्षकों के लिए आज की तारीख में ठेके पर भी शिक्षक भी आज की तारीख में ठेके पर रखे जा रहे हैं। जो शिक्षक ठेके पर रखा जाएगा, जिसको खुद कल उसकी क्या स्थिति होगी, कल उसको तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसके परिवार का ये भरण पोषण कैसे होगा, तो वो शिक्षक बच्चों को क्या शिक्षा देगा, कैसे शिक्षा देगा। जब वो खुद ही अवसादग्रस्त रहेगा तो वो कौन सी शिक्षा बच्चों को देगा। और अगर बच्चों को शिक्षा देगा भी तो उसमें जाहिर सी बात है कि अवसाद की तो मात्रा होगी। इसीलिए शायद आज की तारीख में तमाम विश्वविद्यालयों में अवसाद का परीक्षण करने के लिए भी शिक्षक रखे गए हैं, मनोवैज्ञानिक काउंसलर रखे गए हैं। आज हमारे बीच एक वो मनोवैज्ञानिक काउंसलर आने वाला था, बार बार आके कट जा रहा है, हमको लग रहा है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। अपना दूर दराज जौनपुर के जवाहरलाल नेहरू वो केंद्र का वो वहाँ आ गए हैं हमारे साथ अभिषेक जी। अभिषेक जी, समय तो बहुत कम बचा हुआ है, हम चाहेंगे कि अभिषेक जी भी अपनी टिप्पणी रख लें आज के शिक्षक दिवस पर। उनका क्या कहना है और उनका क्या अनुभव है आज के बच्चों के साथ, आज के शिक्षकों के साथ। अभिषेक मिश्रा जी, डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, अनम्यूट कर लीजिए। आप सबका प्रणाम। आप सभी गुरुजनों को मैं अभिषेक आप सबको प्रणाम करता हूं। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर काफी व्यस्तता रही विद्यालय में। आजकल बड़े कार्यक्रम हो जाते हैं विद्यार्थियों के द्वारा, मगर एक मनोवैज्ञानिक के तौर पर मैं जो महसूस करता हूं या जो मैं देख रहा हूं, जवाहर नवोदय विद्यालय जौनपुर के अंदर अभी बहुत सारी चर्चाएं हुई। डॉक्टर राम सर और मिनी मैडम ने जो बातें कही कि हम जाति व्यवस्था में बंधे रहे, हमारे बहुत समय तक शिक्षा व्यवस्था एक कुल परिवार या कह लें जातिगत या धर्म के साथ रन करती रही कि नहीं इनको मिल सकती है, इनको नहीं मिल सकती। वो कालखंड की बात है कि किन कालखंडों में क्या व्यवस्थाएं रही और उसका मूलभूत कारण क्या है। उसे अगर हम देखें तो वैदिक पीरियड में की शिक्षा व्यवस्था अलग थी। गुलाम भारत के बाद की जो शिक्षा व्यवस्था है या उस दौरान की जो शिक्षा व्यवस्था है वो कुछ अलग है। और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था
जहां हम एआई बेस्ड एजुकेशन पद्धति की बात कर रहे हैं। सर ने मुझे विषय बताया तो मैंने अपने लैपटॉप से कहा कि आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मुझे कुछ बताइए, और आपको विश्वास होगा कि उसने मुझे इतना कुछ बताया कि शायद एक शिक्षक के लिए अगर कोई विद्यार्थियों से कह दे कि मुझे कुछ बताइए शिक्षक दिवस के अवसर पर, तो उसने मुझे अनादिकाल से लगाए जितना भी डेटा हमारे यूनिवर्स में रहा होगा उसे खंगाल कर उसने सामने मेरे रख दिया, और इवन कैलकुलेट करके बता दिया कि पूरे भारत में इतने परसेंट विद्यार्थी हैं, इतने परसेंट शिक्षक हैं, क्लास 1 से 12 तक 96 लाख अध्यापकों की गणना और सर्वे की रिपोर्ट नीचे भेज दी, और बता दिया कि समथिंग 1 लाख के आसपास शिक्षक हायर एजुकेशन, महाविद्यालय, विद्यालय, विश्वविद्यालय, प्राइवेट और गवर्नमेंट इंक्लूडेड है। मगर उसने जो दूसरी सबसे जबरदस्त बात बताई वो ये थी कि शिक्षा गुणवत्ता को लेकर की भी उसने एक टिप्पणी कर दी कि इतनी सारी व्यवस्थाओं के बाद शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रही, जिसकी आप सभी विद्वानों ने अपने अपने स्तर पर बात कही है। कहीं ना कहीं वो बाजारीकरण हो सकता है, कहीं ना कहीं वो प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी हम जो एक रेगुलर शिक्षक रखते थे या एक जो सम्मान की कमी आई, ठेके का शिक्षक हो गया कि आप पर पीरियड लेक्चर के लिए बुला लो और लेक्चर करा लो और बात खत्म हो गई, ये सब है। लेकिन मैं कक्षा 12 तक के अपने उन युवा भविष्यों की बात आपसे करना चाहता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर इस देश में राजीव गांधी जी ने 86 में देश के हर जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय की कल्पना की, जिसका संपूर्ण खर्च भारत सरकार वहन करेगी। ये बहुत बड़ा काम है। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी आए तो उन्होंने वहां पर एक अमेंडमेंट कर दिया कि इसमें 60% विद्यार्थी फ्रॉम द रिजर्वेशन कैटेगरी होगा। उसके पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, 100% सीटें फ्री थी, जो फॉर्म भरेगा वो एडमिशन लेगा। ये व्यवस्था आई और इसके बाद जब हम वहां आगे बढ़े तो जो पंडित